वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। इस कंप्यूट एंड सॉफ्ट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज इस यूट्यूब चैनल में आपको आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड का जो सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर एकेडमिक सीजन 2020-21 मंथ सितंबर असाइनमेंट फर्स्ट क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश विषय के कक्षा 10वीं के असाइनमेंट पहला असाइनमेंट सितंबर माह का मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, अंग्रेजी विषय का। तो इसमें तो पहली बात निर्देश में दिया गया है कि दिए गए प्रश्नों को निर्देशानुसार हल कीजिए और यह 20 नंबर का है बच्चों। आपको इसे सॉल्व करके मैंने कल बताया था कि कैसे डाउनलोड करना है। इस प्रश्न का हल है आपको बना करके अपने स्कूल में जमा करना है और स्कूल है वो बीओ ऑफिस के पास जमा करेगा, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है। तो फिलहाल तो आप सभी का स्वागत है और आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और प्लीज़ यदि आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए जो नॉलेजेबल थिंग्स हैं अभी करंट में है ना, उसको आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए आगे स्टेप बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये जो क्वेश्चन है वो आपका लेसन नंबर फर्स्ट का पेट्रियोटिज्म लेसन है, उसका क्वेश्चन है जिसको आपको पैसेज को पढ़ना है, पैराग्राफ को पढ़ना है और इसी में आपका सीन पैसेज बोलते थे जिसको, है ना, आपने पहले पढ़ा है सीन पैसेज अनसीन पैसेज। तो ये सीन पैसेज है, तो इसी में आपका क्वेश्चन का आंसर दिया रहेगा, उसको थोड़ा ध्यान रखना है और अच्छे से बनाना है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं पैराग्राफ को और समझते हैं। 2.5 hours लेटर, 2 और आधा मतलब 2.5 घंटे के बाद, दे फाउंड देमसेल्व्स एट ए टाइनी डस्टी रेलवे स्टेशन। उन्होंने अपने आप को एक छोटे से, एक धूल से भरे हुए रेलवे स्टेशन में अपने आप को पाया। दे गॉट डाउन एंड स्टेपेड आउटसाइड। उन्होंने नीचे उतरा और अपने पैर को आगे बढ़ाने लगे बाहर की ओर। ए लार्ज वेल बिल्ड मैन वियरिंग ए वाइट धोती एंड कुर्ता। एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा शरीर, वेल बिल्ड अच्छा खासा शरीर वाला व्यक्ति जो कि धोती कुर्ता पहना हुआ था वह सामने में आया। एंड स्पॉटिंग ए ह्यूज टर्बन, और साथ में विशाल पगड़ी, टर्बन मतलब होता है पगड़ी, एक विशाल अच्छा दिखने वाला बड़ा पगड़ी पहना हुआ था। कैसा था वह व्यक्ति? एक हट्टा कट्टा शरीर का व्यक्ति, धोती कुर्ता पहना हुआ था और साथ ही विशाल बड़ा आकार का पगड़ी पहना हुआ था। ग्रीटेड देम विथ फोल्डेड हैंड्स, अपने हाथ को जोड़ करके उसने उनका अभिनंदन किया, अभिवादन किया, उनका स्वागत किया। इतना समझ में आया क्या क्या बोला मैं? 2.5 घंटे के बाद उन्होंने अपने आप को एक धूल से भरे हुए छोटे से रेलवे स्टेशन में अपने आप को पाया। उन्होंने नीचे उतरा और अपने पैर को बाहर की ओर आगे बढ़ाने लगा। तभी एक अच्छा बड़ा शरीर वाला, एक अच्छा हट्टा कट्टा व्यक्ति सामने में आया जो कि धोती कुर्ता पहना हुआ था और साथ ही अपने सर पे बड़ा पगड़ी पहना हुआ था। उन्होंने अपने दोनों हाथों को जोड़ करके हमारा अभिवादन किया, उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। He lead them to a bullock cart। उन्होंने उन सभी को एक बैलगाड़ी के सामने, बैलगाड़ी तक उन्होंने ले गया। एंड मच टू अजीत के लिए खुशी, डिलाइट, ज़्यादा खुशी की बात यह थी कि अजीत को लिफ्टेड एंड प्लेस्ड हिम ऑन द कार्ट। उसे चढ़ने का मेहनत नहीं करना पड़ा, उसे हवा में उठा लिया गया और उसे उस बैलगाड़ी में बिठा दिया गया। उसके लिए तो मजे की बात हो गई। द कार्ट ट्रंडल्ड ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टिल दे फाइनली रीचेड द विलेज। धीरे धीरे वह गाड़ी है वह धीरे धीरे, ट्रंडल्ड मतलब होता है धीरे धीरे, ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर लगभग 1 घंटे तक, टिल जब तक
जब तक वे किसी विलेज तक नहीं पहुंच गए तब तक वह धीरे धीरे चलने लगे। तो गाड़ी धीरे धीरे चलते हुए गई। लगभग 1 घंटे तक उन्होंने ट्रैवल किया, यात्रा किया। उसके बाद फाइनली अंततः रिचेड पहुंचे द विलेज, उस गांव को अंततः पहुंच ही गए। दे अलाइटेड इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ब्रिक हाउस। अलाइटेड मतलब होता है उतारना। उन लोगों को अजीत, नैना, नाना जी, इनको बैलगाड़ी से उतार दिया गया। कहाँ उतार दिया गया? इन फ्रंट ऑफ, के सामने में, ए लार्ज ब्रिक हाउस, एक विशाल ब्रिक मतलब होता है ईंट, ठीक है, हाउस घर, ईंट से बने हुए बड़े विशाल घर के सामने में उन्हें गाड़ी से उतार दिया गया। एन एल्डरली मैन एंड ए वुमेन, और एक वृद्ध व्यक्ति और एक महिला दोनों कम आउट बाहर आए। ग्रीटिंग नाना जी का अभिवादन किए, स्वागत किए। एंड फजिंग ओवर द किड, और बच्चों को ज्यादा ध्यान देने लगे। स्वागत तो किए लेकिन बच्चों को ज्यादा ध्यान देने लगे। अरे इतने दूर से यात्रा किए हैं, है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल थक गए होंगे, भूखे होंगे, ऐसा करके उनके ऊपर ज्यादा फोकस किए, ध्यान दिए। तो फजिंग मतलब ज्यादा ध्यान देना। दे स्पोक इन डायलेक्ट, उन्होंने अपनी भाषा में, अपनी क्षेत्रीय बोली में बात किया। विच नैना एंड अजीत फाउंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको नैना और अजीत को समझने में बड़ी दिक्कतें हो रही थी, परेशानी हो रही थी। तो ये अपना पैराग्राफ हो गया। इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा बच्चों, उन्हें समझना है और उसके आंसर को लिखना है। चलिए मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। तो पहला बोला, डिस्क्राइब द मैन हु ग्रीटेड देम एट द स्टेशन, उस व्यक्ति के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए जिसने रेलवे स्टेशन के सामने में उनका अभिवादन किया था। इन शब्दों को खाली स्थान को भरिए। ही वाज, वह कैसा था, उसका शरीर कैसा था, पहला में बताना है। दूसरा, ही वाज वेयरिंग, वह क्या पहना हुआ था। तीसरा में बताना है, ही खाली स्थान हेड, अपने सर में क्या पहना हुआ था। ही खाली स्थान हैंड्स, अपने हाथों को कैसा किया था। तो इन सब चीज़ों को इस आंसर में जो दिया है, उस पैराग्राफ में जो दिया है उसको सेलेक्ट करना है और इस खाली स्थान में भरना है। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बोला, फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द डिक्शनरी एंड मेक ए सेंटेंस ऑफ योर ओन फॉर ईच ऑफ देम। नीचे दिए गए शब्दों का हिंदी में पहचान ढूंढिए। आपको डिक्शनरी ले लीजिए और इनका पहचान ढूंढिए। अभी मैंने बता दिया है वैसे, तो उनका शब्दार्थ क्या होता है यह बताइए और साथ ही इसे अपने शब्दों में उपयोग कीजिए। ट्रंडल मतलब बताया था अभी, ट्रंडल मतलब होता है धीरे धीरे, डायलेक्ट मतलब होता है बोली या भाषा, अलाइटेड मतलब होता है उतारना। तो देख लीजिए, अपना वाक्य बना करके बनाइए और उसको सेट कीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ए भी हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में जाता हूं बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न बोला, हाउ कैन यू शो लव फॉर योर कंट्री इन द पैंडेमिक सिचुएशन। हिंट, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, cleanliness, name the Indians who have received Nobel Prize and their category। इसी को हिंदी में लिख दिया हूँ आपको समझने के लिए, मैं समझा रहा हूँ लेकिन उसको और भी लिख दिया हूँ कि पहला प्रश्न क्या बोला, इस कोरोना महामारी, पैंडेमिक मतलब होता है महामारी, इस कोरोना महामारी काल के परिस्थिति में, इस कोरोना महामारी काल की परिस्थिति में आप अपने देश के प्रति, कंट्री, लव मतलब प्रेम, प्यार, अपने देश के प्रति आप किस प्रकार से प्रेम दिखाएंगे, देशभक्ति कैसे दिखाएंगे जब ऐसी सिचुएशन है, तो आपको ऐसे कैसे प्रदर्शित करोगे इसके बारे में बताइए और निम्न बिंदुओं के आधार पर अपना उत्तर दें। ऐसा निम्न बिंदु दिया गया है, तो क्या क्या निम्न बिंदु है, एक तो मास्क हो गया, मास्क पहन करके कैसे आप देश के प्रेम दर्शा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी कैसे रख सकते हैं, क्लीनलीनेस, स्वच्छता कैसे रखें। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं के आधार पर आपको इसका उत्तर देना है। ये 3 नंबर का प्रश्न है बच्चों, ध्यान से अच्छा से दें और साफ सुथरा लिखें, अच्छा से बनाएं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, बी है वो, आपने, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये करेक्ट नहीं हो पाया, नोबल पुरस्कार है ना, हम लोगों ने सेकंड थर्ड रीडिंग सी में पढ़े हैं कैलाश सत्यार्थी वाला के लेसन के बारे में। तो उस पार्ट में नोबल पुरस्कार किसे दिया गया, किस भारतीय को दिया गया और किस क्षेत्र में, उसके किस काम के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, ये आपको प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। नेम द इंडियंस हु हैव रिसीव्ड नोबेल प्राइज एंड देयर कैटेगरी, उन्हें किस लिए दिया गया था। तो ये हो गया क्वेश्चन सेकंड बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला, राइट 2 sentences, one having a adverbial clause and the other must have
एन एडजेक्टिव फ्रेज। ए बी 2 सेक्शन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो 2 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला सेक्शन बोल रहा है आपको ऐसा वाक्य बनाना है, ऐसे वाक्य की रचना करना है जिसका पहला हिस्सा है वो एडवर्बियल क्लॉज हो। एडवर्बियल क्लॉज मतलब होता है क्रिया विशेषण वाक्य अंश। क्लॉज मतलब होता है आधा हिस्सा, वाक्य का आधा हिस्सा। एक आधे हिस्से में एडवर्बियल क्लॉज हो और दूसरे हिस्से में एडजेक्टिव क्लॉज हो। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। तो विशेषण वाक्यांश और क्रिया विशेषण वाक्यांश दोनों एक वाक्य में हो और ऐसे 2 वाक्य आपको बनाने हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या होता है। क्रिया विशेषण और विशेषण वाक्यांश मतलब वाक्य का आधा हिस्सा फ्रेसेस या क्लॉज कहलाता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। एडजेक्टिव फ्रेसेस क्या होता है उसे हम लोग बोलते हैं विशेषण वाक्यांश। वाक्य का अंश वाक्यांश कहलाता है। तो चलिए और क्या बोलते हैं इसके बारे में। वाक्य का वह भाग जिस खंड में विशेषण आते हैं। वाक्य का वो हिस्सा, वो भाग जिस हिस्से में वाक्य का विशेषता बताने वाले शब्द आते हैं, वो विशेषण आते हैं, वही हिस्सा विशेषण वाक्यांश कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जो हिस्सा वाक्यांश जो जिस हिस्से में किसी गुण के बारे में बताया जाए, विशेषण के बारे में बताया जाए, वो हिस्सा आपका क्रिया विशेषण वाक्यांश कहलाता है बच्चों। तो ऐसा भी वाक्य हो आपके वाक्य में, है ना, आधा हिस्सा एडजेक्टिव हो, आधा हिस्सा एडवर्बियल हो, एडवर्बियल क्लॉज हो, एडवर्ब क्लास हो, तो फ्रेश हो। तो इस तरह से एग्जांपल में जैसे किसको बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, रवि इज इंटेलिजेंट। तो इस तरह से मोटे शब्दों में अक्षरों में दिखा हुआ है इंटेलिजेंट, ये शब्द है आपका एडजेक्टिव। और इसमें मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा है, ये मीठा शब्द है, वो विशेषण है। रवि है वो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट मतलब होशियार है, बुद्धिमान है। इस प्रकार से ऐसे शब्द जो विशेषता बताए वह एडवर्बियल क्लॉज कहलाता है और दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। और दूसरा एडवर्बियल क्लॉज क्रिया विशेषण वाक्यांश। जैसे वह शब्द वाक्य का वह भाग जिस खंड में क्रिया विशेषण आते हैं, क्रिया विशेषण वाक्यांश कहलाते हैं। जैसे कि क्या, कैसे कि रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ रहा है। तो जो क्रिया की विशेषता बताती है, कैसा दौड़ रहा है, वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ रहा है। तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में बता चुका हूँ। इस तरह से इसी तरीके से रवि राइट्स क्लियरली, इसकी एक छोटी सी विशेषता है कि वाक्य के अंत में वाई आता है। ध्यान रखना बच्चों, LY आते हैं, वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इसको ध्यान में रखना। ऐसे शब्दों को रवि राइट्स क्लियरली, रवि बहुत ही सुंदर लिखता है, साफ साफ स्पष्ट लिखता है। तो ऐसे आपको इन शब्दों को ऐसे वाक्यांशों का उपयोग करके 2 वाक्य बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया ए सेक्शन। और बी सेक्शन के बारे में बताऊं तो बी सेक्शन में आपको क्या करना है। पहला प्रश्न में क्या करना है, आई रीचेड द स्टेशन, आई विल कॉल यू, ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग व्हेन। आपको इन वाक्यों का उपयोग करके व्हेन लगाना है इन दोनों वाक्यों में। ठीक है, व्हेन कब लगाया जाता है, व्हेन का मतलब होता है जब कोई एक समय पर एक क्रिया हो और उसी समय में दूसरी क्रिया पहले वाक्य के बाद हो, तब व्हेन का उपयोग किया जाता है। मतलब कोई क्रिया हो गई, जब ऐसा हुआ तो दूसरे वाक्य में फिर बताया गया तब ऐसा हुआ। तो ऐसे जब तब का उपयोग, व्हेन का उपयोग करके आपको इस वाक्य को जोड़ना है। ठीक है, जैसे आपके लिए उदाहरण दे दिया हूँ यहाँ पे, क्या बताया गया है, व्हेन यू विल कम एट माई होम, जब तुम मेरे घर आओगे, वी विल गो फॉर वॉचिंग मूवी, जब तुम हमारे घर आओगे तब हम लोग मूवी देखने जाएंगे। तो यहाँ पे जब का उपयोग कहाँ पे किया हूँ, इस तरह से आपको इस सेंटेंस में उपयोग करके आपको आंसर लिखना है। ठीक है, एक वाक्य बनाना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, दूसरा क्वेश्चन खैर मैं थर्ड में बता दिया हूं इसको। दूसरा क्वेश्चन बोला ओपनिंग द डोर ही वेंट आउट, दरवाजा खोला बाहर गया। तो मेक 2 सेंटेंस फ्रॉम दिस सेंटेंस, इस वाक्य का उपयोग करके 2 अलग अलग और वाक्य बनाना है आपको। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न, है ना। तीसरा क्या बोल रहा है, फूड, पेंसिल, होप, मिस्टेक, इन शब्दों का जो शब्द दिए हैं, इन नाउन दिए गए हैं, विच डिटरमाइनर्स, ये सब डिटरमाइनर्स, इनके सामने में आपको डिटरमाइनर्स लगाना है, लिटिल और फ्यू, है ना। विल यू यूज फॉर दिस नाउन्स, इन संज्ञाओं के लिए आपको डिटरमाइनर्स मतलब होता है
निर्धारक जिनका उपयोग करना है, लिटिल और फ्यू का उपयोग करना है, तो इसका छोटा सा उदाहरण सामने में दे रहा हूँ कि कहाँ पे लिटिल लगाया जाता है, कहाँ पे फ्यू, उसके अनुसार से आपको इनके सामने में लगा करके लिखना है आंसर में। देखिए, लिटिल और फ्यू दोनों का मतलब होता है कुछ मात्रा, दोनों का ही अर्थ होता है कुछ मात्रा। ये शब्द डिटरमाइनर्स या निर्धारक कहलाते हैं, जो किसी वस्तु की मात्रा को दर्शाने हेतु उपयोग किया जाता है। ठीक है, बस अंतर इतना है। सॉरी, 15 मिनट कंप्लीट हो गया, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं रुकना हूँ बच्चों। लिटिल और फ्यू के बारे में ये बोल रहा था कि दोनों का ही अर्थ होता है कि कुछ मात्रा। ये शब्द डिटरमाइनर्स कहलाते हैं, जो कि अभी यहाँ पे दिया है डिटरमाइनर्स, है ना। इन्हें निर्धारक कहते हैं, जो किसी वस्तु की मात्रा को दर्शाने हेतु उपयोग किया जाता है। बस अंतर इतना है, डिफरेंट क्या है कि एक को काउंटेबल नाउन के लिए उपयोग किया जाता है और दूसरे को अनकाउंटेबल नाउन के लिए। देखिए, तो किसको काउंटेबल के लिए, काउंटेबल मतलब गणनीय, जिसे गिना जा सकता है। ठीक है, मैं यही बताने वाला था कि जो शब्द गिन सकते हैं, जिनकी मात्रा को गिन सकते हैं, वो काउंटेबल कहलाता है, और जिन्हें गिना नहीं जा सकता वो अनकाउंटेबल कहलाता है। जैसे लिटिल का उपयोग मैं अनकाउंटेबल नाउन के सामने में करता हूँ, मतलब अगणनीय संख्या, ऐसी संख्याएं जिनको गिना नहीं जा सकता, जैसे ऑयल, वाटर, सैंड, साल्ट, होप, फूड, है ना। खाना को आप गिन नहीं सकते हैं, एक एक को ढूंढते रहोगे क्या, एक चावल, दो चावल, तीन चावल है, एक नमक है, एक दो नमक, 10 नमक है। तो उनकी मात्राओं को हम गिन नहीं सकते। एक मात्रा है आपकी, उसके नाप तौल के मात्रा रहेगा ही, लेकिन उसके अलावा भी इनके एक संख्यात्मक जानकारी जो है वो गणनीय नहीं है। इसकी वजह से लिटिल को उसके सामने में लगाया जाता है, और इसी तरीके से फ्यू का उपयोग हम काउंटेबल नाउन, मतलब जो गणनीय संज्ञाएं होती है, जो संज्ञाएं गणनीय हो, जिन्हें गिना जा सके, ऐसे शब्द, ऐसे संज्ञाओं के सामने में, जैसे पीपल, बुक्स, पेन, मिस्टेक, ऐसे शब्द जिन्हें हम गिन सकते हैं, है ना। और ये बहुवचन में उपयोग होता है, ध्यान रखें, फ्यू है और लिटिल है, मतलब फ्यू का जो उपयोग है वो बहुवचन शब्द है ना। सिंगल के लिए तो वन आगे और दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे फ्यू का उपयोग हम लोग एक गणनीय में करते हैं, गिनने योग्य में, और लिटिल का अगणनीय, जिसे अनगिनत, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। ठीक है, इन्हीं का उपयोग करके हमें इनके सामने में लगाना है बच्चों। आगे बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बता रहा है, देखते हैं। 4 में बोलता है, यू आर अनुज, आप अनुज हो, तुम्हारा नाम अनुज है। अनुज रेजिडिंग एट A63 अवंती विहार रायपुर। अनुज कहाँ का निवासी है, रेजिडिंग मतलब निवास करना। A63 अवंती विहार रायपुर, रायपुर में अवंती विहार जो जगह है वहाँ पे A63 उसका प्लॉट नंबर है, प्लॉट नंबर बोलो या फिर मकान नंबर या रूम नंबर जो भी है। तो ये अवंती विहार रायपुर में रहने वाला व्यक्ति है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को पत्र लिखो, टेलिंग हिम हर, उसे ये बोलना है, ये कहना है, अबाउट हाउ यू स्पेंड योर डेज ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन के समय में आप अपने दिन को कैसे बिता रहे हो, इसके बारे में पत्र लिखना है अपने दोस्त को। आप अनुज हो, तो इतना आपको लिखना है। 4 नंबर का ये प्रश्न है, तो आपको बढ़िया ध्यान से, मैंने पहले ही बता चुका है कि कैसे आपको लेटर लिखना है ना। अपने मित्र को पत्र कैसे लिखा जाता है उसके बारे में पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, है ना। आप इसके डिस्क्रिप्शन में भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन दिए हैं, बढ़िया अच्छे से ध्यानपूर्वक बनाएं और उसे सबमिट करें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। पूरा देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करने के लिए बिल्कुल बेल के आइकन को प्रेस करके रखें, है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।